बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हमने चैप्टर नंबर 36 स्टार्ट कर रखा था। उसमें हम जो पहला पोर्शन है उसका दैट इज़ अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स, उसका हमने लास्ट टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट इम्यूनिटी। इसमें आप पेज नंबर 614 पे इसको फॉलो कर सकते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली हमारे डिफेंस मेकानिज़म्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जो उनके फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो भी स्ट्रैटेजीज उनकी बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, दैट कंप्राइजेस इम्यून सिस्टम। Mechanisms or defenses have evolved in animals that prevent unwanted cells, microorganisms or agents from upsetting the animal's homeostasis। यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनको ये खासियत दी हुई है कि उनके जिस्म के अंदर उनके जो स्पेशली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे मेकानिज़म्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। वो एक ऐसी ख़ास मशीनरी है जो कि बाहर से आने वाली किसी भी जो नॉन सेल्फ एजेंट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो कोई केमिकल्स हो, जो भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे होमियोस्टेसिस को या एनिमल की बॉडी के होमियोस्टेसिस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे। दिस सेक्शन ब्रीफली एग्जामिन्स द जनरल इननेट डिफेंसेस of various animals and then the acquired immune responses of vertebrates। अब इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज शामिल होती हैं इम्यून सिस्टम में। एक इम्यून सिस्टम होता है जो बाय बर्थ एक जो एनिमल है वो एक्वायर लेता है अपने पेरेंट्स से, उसको हम इननेट कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि हेरिडिटरी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से उसको हम कह सकते हैं, दैट इज़ इननेट सिस्टम। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि जब कभी एक एनिमल अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ को फेस करेगा, कोई ऐसी एंटीजेंस या कोई ऐसे केमिकल्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसके बाद जो वो सिस्टम एक्वायर करेगा दैट विल बी एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको हम पहले एक फ्लो शीट के ज़रिए से समझ सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो वर्टिब्रेट के डिफेंसेस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस एंड सेकंड इज़ स्पेसिफिक डिफेंसेस। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा जो एलैबोरेट मैकेनिज्म्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उन तक नौबत ना ही आए। यानी पहले ही अगर किसी चीज़ को, एंटीजेंस को या कोई ऐसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, उसके लिए पहले नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस जो हैं वो काम करते हैं। अगर इस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की लाइन को ब्रीच करके यानी उसमें से उसकी हद को पार करके अगर मज़ीद आगे ब्लड तक पहुंच जाते हैं ये बात, या उसकी जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है एंटीजेंस की, तो फिर हमारे पास स्पेसिफिक डिफेंसेस जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम में आ जाता है और फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको टैकल करता है। तो सबसे पहले जो वर्टिब्रेट डिफेंस में आती है चीज़ वो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। उसमें मुख्तलिफ तरह के हमारे पास बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडीज़ में जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंटीजेंस को। सबसे पहले बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं, दैन केमिकल बैरियर्स, दैन जनरल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। इसको हम भी डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक डिफेंसेस। स्पेसिफिक डिफेंसेस हमारे पास है हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो एग्जिस्ट करता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। उसके अंदर हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम उसको नाम देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आफ्टर बर्थ जब भी हम किसी एंटीजन को एनकाउंटर करते हैं, एंटीजन का अटैक होता है किसी भी सूरत में, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस होगा, चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया या मुख्तलिफ तरह के एजेंट्स हो सकते हैं, इवन इंटरनल जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी जो है वो एक तरह से एंटीजन का काम करते हैं और उसके अगेंस्ट भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहरहाल जब भी ज़रूरत पड़ती है या बॉडी जब भी फेस करती है किसी भी एंटीजन को, उसके मुताबिक जो इम्यूनिटी इख्तियार की जाती है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल है और दूसरी हमारे पास आर्टिफिशियल है। नेचुरल का मतलब यही है कि हमारी बॉडी सेल्फ मैकेनिज़म्स के ज़रिए ही इसको कंट्रोल करेगी। नेचुरल में दो टाइप्स आती हैं, एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल में भी दो ही टाइप्स आती हैं, एक्टिव और पैसिव। अब नेचुरल में और आर्टिफिशियल में डिफरेंसेस बेसिकली क्या हैं? नेचुरल जो चीज़ है वो हमारे पास एक्टिव तब होगी। एक्टिव का मतलब है कि कोई भी एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करती है तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी और उसको खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेगी। और पैसिव का मतलब क्या है कि नेचुरली ही जैसे मदर से ऑफस्प्रिंग को, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जो उसका डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें मदर से जो जाती है इम्यूनिटी ब्लड के थ्रू फीटस को या उसके एम्ब्रियो को, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये दोनों नेचुरल में आती हैं।
आर्टिफिशियल नाम से जाहिर है कि हम उसको बाहर से ही कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि तैयारशुदा हो सकती है या फिर इंड्यूस कर सकते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में। आर्टिफिशियल में आती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा इसमें कि हम कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ उसकी किसी एनिमल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वैक्सीन की फॉर्म में कर देते हैं, और फिर हम उसके बेसिकली उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको हम ट्रिगर करना चाहते हैं। तो उसमें हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं कि बाहर से कोई वैक्सीन या कोई ऐसे एटीन्यूएटेड या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर देते हैं वैक्सीन की फॉर्म में, और उनका काम सिर्फ ये होता है कि अंदर जाएं और फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर दें और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम खुद से जो है वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दें। ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव में तो कोई तरद्दुद ही नहीं करना पड़ेगा बॉडी को, तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएंगी इंजेक्शन के तौर पर, तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है और उसको बेसिकली हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ये कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स और सिस्टम्स होते हैं किसी वर्टिब्रेट की बॉडी में स्पेशली जो उसको एंटीजेंस या बाहर से आने वाले नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस देती हैं। Invertebrates do not have immune systems with special cells that recognize and destroy the specific foreign agents. However, many do have innate internal defense mechanisms. यानी क्योंकि कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम इन्वर्टिब्रेट्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो इन्वर्टिब्रेट में अगर देखा जाए तो इम्यून सिस्टम के नाम से कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं उनके अंदर जो कि इम्यून सिस्टम कहलाती हों। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर हम कह रहे हैं कि उनके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो कंप्राइज करते हैं लिम्फोसाइट्स बेसिकली उसका इम्यून सिस्टम। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कोई ऐसी स्पेशल कैटेगरी नहीं है उसकी, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोलस्का एंड इंसेक्टा have granulocytes that are highly phagocytic to the foreign agents, and in arthropoda primarily insects these cells can encapsulate the foreign agents. यानी इनमें कुछ ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट उनके उसी हीमोलिम्फ के अंदर या ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जिनका काम होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन इनवर्टिब्रेट्स यानी मोलस्का या इंसेक्ट्स की बॉडी में एंटर होता है तो ग्रेनुलोसाइट उसको घेर घार कर उसको एनगल्फ कर लेते हैं और उसको खा जाते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये उनका एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि उसको कैप्सूल के फॉर्म में उसको बाहर से घेर घार लेना और उसको ख़त्म कर देना। आर्थ्रोपोड्स ऑल्सो पोजेस अनदर टाइप ऑफ इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड द मेलानाइजेशन। मेलानाइजेशन का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिपॉजिटिंग ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन अराउंड द फॉरेन एजेंट। यानी उसको मारने का एक तरीका है कि बाहर से आने वाली जो एंटीजेंस हैं उनको मेलानिन के थ्रू घेर घार लेते हैं और मेलानिन की जो डेपोजिशन है उसके थ्रू उसका खात्मा कर देते हैं। नेक्रीजेशन एक और प्रोसेस है। नेक्रीजेशन मोलस्का के अंदर पाई जाती है। इट इज़ पर्ल फॉर्मेशन इज़ अनदर इननेट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ मोलस्का। यानी बेसिकली पर्ल फॉर्मेशन या जो सीप में मोती पाए जाते हैं वो बेसिकली यही प्रोसेस, इसका मकसद ये नहीं होता कि पर्ल फॉर्मेशन की जाए, बल्कि वो उनका इननेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें होता क्या है कि कोई भी सैंड पार्टिकल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय चांस एक्सीडेंटली अगर उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है, शेल के अंदर चला जाता है, तो उसमें जो मेंटल कैविटीज़ हैं उसके बाहर एक लेयर बना देती हैं जिसको हम नेक्रीजेशन कहते हैं, और उसकी वजह से वो पर्ल फॉर्मेशन हमें नज़र आती है। तो बेसिकली तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये चीज़ रिलीज़ करते हैं जो कि नेक्रीजेशन कहलाती है। अब हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट्स आर कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स और कैंसर सेल्स दैट कैन कॉज द डिजीज। फॉर्चुनेटली दे हैव एन इम्यून सिस्टम दैट डिफेंड्स अगेंस्ट दिस एक्सपोजर। इम्यूनिटी की डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इम्यूनिटी रेफर्स टू द जनरल एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू रेजिस्ट हार्मफुल अटैक। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है? किसी भी एनिमल के अंदर कोई ऐसा ख़ास सिस्टम पाया जाना जिसके थ्रू वो बाहर से आने वाले जो एंटीजेंस है उनका मुकाबला कर सके, कोई भी हार्मफुल अटैक है उसको रेजिस्ट कर सके। द इम्यून रिस्पॉन्स इज़ अ लार्ज एंड स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफेंसिव एलिमेंट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी दैट हेल्प द एनिमल टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक। यानी इसमें फिर सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स मुख्तलिफ कैटेगरीज एनिमल स्पीशीज़ के मुताबिक जो है वो उस हिसाब से स्पेसिफिक होती हैं। तो इसमें एक ख़ास आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ग्रुप पाया जाता है कुछ ऐसे ख़ास सेल्स का, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का जो कि मिलजुल कर काम करते हैं और एनिमल को डिफेंड करते हैं। दीज डिफेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक कैटेगरीज। जैसे हमने इस फ्लो शीट में देखा कि सबसे पहले जो है हम उसको नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस में, यानी कोई भी एंटीजन आती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी कैंसरस सेल्स, उनको सबसे पहले इन जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं उनको उनसे ज़रिए से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है।
इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ दीज डिफेंसेस, यानी ये सारी स्टडीज़ जिसमें हम चाहे नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस, चाहे स्पेसिफिक डिफेंसेस, या चाहे नेचुरल और एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जितनी भी सारी किस्में पढ़ते हैं इम्यूनिटी की, उसको हम बेसिकली इम्यूनोलॉजी की स्टडीज़ कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये जो 4 बैरियर्स, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड जो केमिकल बैरियर्स हमने देखे हैं, इनमें बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। These are collectively called non-specific defenses. Non-specific defenses are those general mechanisms that are inherited as part of the innate structure and function of each animal. तो innate का लफ्ज़ बेसिकली बाय बर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी पेरेंट्स से ये एक हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर या हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक के तौर पर हम ये अडेप्ट करते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ये बाय बर्थ जो हैं वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस का नाम देते हैं। दीज मैकेनिज्म्स एक्ट इन कंसर्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इंट्रूडर्स। इन कंसर्ट का मतलब है कि ये मिलजुल कर काम करते हैं। ये वाले जो चारों बैरियर्स हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड जनरल बैरियर्स, तो इसमें यह है कि ये सारे मिलकर जो है वो कोशिश करते हैं कि जो भी इंट्रूडर आया है, बाहर से कोई भी एंटीजन आई है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए बिफोर दे कैन कॉज द डिजीज़, यानी पहले ही आप समझे कि पेशबंदी कर ली जाती है इनके ज़रिए से। नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस इंक्लूड द बायोलॉजिकल बैरियर्स। बायोलॉजिकल बैरियर्स के एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेमेशन एंड फेगोसाइटोसिस। दूसरे हैं केमिकल बैरियर्स लाइक एंजाइमेटिक एक्शंस एंड इंटरफेरॉन्स। तीसरे हैं जनरल बैरियर्स लाइक फीवर एंड फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इनको देख के ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होगा, बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाए और बायोलॉजिकल एक्शंस के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि कोई भी एंटीजन आती है उसको लोकली कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस यानी वहाँ पर जो भी एंटीजन आ रही है उसको फेगोसाइटोस कर लिया जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है वहीं पे। केमिकल बैरियर्स क्या हैं कि वहाँ पर हो सकता है एंजाइम्स आ जाएँ और एंजाइम्स अपने एक्शन के थ्रू उसको कंट्रोल करें, या फिर इंटरफेरॉन्स जो है मुख्तलिफ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि टी सेल्स या मुख्तलिफ सेल्स रिलीज़ करते हैं ताकि केमिकल फॉर्म से उसको कंट्रोल किया जाए। फिर जनरल बैरियर्स हैं। जनरल में आ जाता है कि फ़ीवर जो टेम्परेचर हाई करके शायद उसको जो है वो कोप करने की कोशिश की जाए। उस सिचुएशन में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो साथ में जो है सब्सिडी के तौर पर फीवर भी जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसको इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिज़िकल बैरियर्स में आ जाते हैं कि सबसे पहले हमारी स्किन और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है, सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस यही है कि उसके अंदर ही चीज़ें ना जाने पाएँ। सो स्किन जो है वो भी डिफेंड करती है हमारी बॉडीज़ को, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी उसके ऊपर मुख्तलिफ एनिमल्स में मौजूद होती हैं ताकि एंटीजन जाने ही ना पाए पहली दफ़ा स्किन के अंदर। अब ये तो थी बात नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस की, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि सबसे पहले इन्हीं मुख्तलिफ किस्म के बैरियर्स के थ्रू जो है एंटीजन को रोक लिया जाए या फिर उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर बात इससे आगे बढ़ जाती है तो फिर स्पेसिफिक डिफेंसेस जो है वो शामिल हो जाते हैं इस सारे काम में। स्पेसिफिक डिफेंसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। If non-specific defenses are breached, the specific immune response is called upon for protection. This system consists of a number of immunological mechanisms in which certain white blood cells called the lymphocytes recognize the presence of particular foreign invaders or substances that are normally called antigens and act to eliminate them. यानी उसके बाद अगर ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करके ब्लड के अंदर चले जाती हैं वो एंटीजन्स और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, फिर सर्टन डिफेंस मैकेनिज्म्स को सामने आना पड़ता है, जिसमें जो स्पेशल कैटेगरी है लिम्फोसाइट्स की, उसके अंदर बी सेल्स और टी सेल्स पाए जाते हैं, उनको सामने आना पड़ता है, फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है इस चीज़ को। लिम्फोसाइट्स में डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द एंटीजन्स। अब इसमें दो तरह की कैटेगरीज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, एक को हम बी सेल्स कहते हैं और एक को हम टी सेल्स का नाम देते हैं लिम्फोसाइट्स को। तो इसमें जो टी सेल्स हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं एंटीजन के ऊपर। इसको डायरेक्टली भी कंट्रोल किया जा सकता है या डायरेक्टली भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी टी सेल्स ऐसे हैं जो कि एंटीजन के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे, उसको एनगल्फ कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड द एंटीबॉडीज में फॉर्म टू आइदर डिस्ट्रॉय द इन्वेडर और टारगेट इट फॉर द डिस्ट्रक्शन बाय अदर सेल्स। दूसरे हैं बी सेल्स हमारे पास। बी सेल्स क्या करते हैं, ये अपनी जनरेशन पैदा करते हैं जिसको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और फिर उसके बाद उन प्लाज्मा सेल्स में से एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उसकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, तो उसमें उसको प्रोटीन्स के थ्रू या केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि लिम्फोसाइट्स की आगे से दो कैटेगरीज हैं, एक हैं टी सेल्स जो कि डायरेक्टली हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं एंटीजन के ऊपर, और दूसरे वो हैं बी सेल्स जो कि प्लाज्मा सेल्स पैदा करके उनमें से एंटीबॉडीज़ यानी प्रोटीन्स
इम्यूनोग्लोबुलिन्स पैदा करते हैं और फिर उसको इन्वेडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है उससे, या फिर दूसरे सेल्स को मैसेज भेजा जाता है कि वो आएँ और मिलकर इसका मुकाबला किया जाए। एज एन ओवरव्यू, व्हेन अ फॉरेन इन्वेडर स्टिमुलेट्स द बी सेल्स दे डिवाइड इनटू प्लाज्मा सेल्स। यानी बी सेल्स डायरेक्टली जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि बी सेल्स हो सकता है तादाद में थोड़े हों। तो बी सेल्स को जैसे ही पता चलता है कि एंटीजन कोई अटैक कर रही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उनकी बॉडी में, तो फ़ौरन बी सेल को जैसे ही ट्रिगर मिलता है, बी सेल फ़ौरन अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करता है। उन मल्टीपल कॉपीज़ को हम प्लाज्मा सेल्स का नाम देते हैं। प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्ड टू इन्वेडर्स by secreting specific proteins called the antibodies into the blood and lymph। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि बहुत सारे सेल्स बन चुके होते हैं, बी सेल्स की जो पॉपुलेशन है वो मिलजुल कर अपनी रिप्रोडक्शन करती है और माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा पॉपुलेशन बना देती है। वो प्लाज्मा सेल्स जो है वो काफ़ी हो जाते हैं कि वो अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस जब करेंगे तो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिकदार में बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के बाद जो है वो ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो भेज दी जाती है, ताकि जहाँ कहीं उनको एंटीजन मिलती है उसको वहाँ कंट्रोल किया जा सके। These antibodies are specifically directed against the proteins or antigens on the invader that cause their formation। अब ये बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं हर एंटीजन के लिए, यानी एंटीजन एंटीबॉडीज़ एक दूसरे के लिए जो है वो स्पेसिफाइड होती हैं, एक दूसरे के लिए ही उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बने होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो अटैच हो सके। स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनके पास ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकें। तो जो एंटीजेंस प्रोड्यूस करने वाली बॉडी होती है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय इसी तरीके से किया जा सकता है ताकि जब भी उसके पास कोई रिसेप्टर साइट्स ऐसी मौजूद होंगी कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकेंगे। दीज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोटीन्स ऑन द इन्वेडर्स दैट कॉज देयर फॉर्मेशन। बिकॉज एंटीबॉडीज आर सॉल्युबल इन ब्लड एंड लिम्फ, दे प्रोवाइड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब क्योंकि हम इसको ये कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स जो है वो ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल कर सकती हैं, यानी डिज़ोल्व फॉर्म में आ सकती हैं। तो इस सिस्टम को जो कि ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करके काम करे उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या ह्यूमर का मतलब है लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म में या ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर जो चीज़ काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स डिफेंड्स मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड वायरसेस दैट एंटर द एनिमल्स वेरियस बॉडी फ्लूइड सिस्टम्स। यानी बेसिकली वो चीज़ें जो कि ब्लड के अंदर आकर अटैक कर रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ब्लड मीडियम के थ्रू ही, लिक्विड मीडियम के अंदर ही रिस्पांस दिया जा रहा है। दैट विल बी ह्यूमोरल रिस्पांस। और ह्यूमोरल रिस्पांस में हमेशा याद रखिए कि ये बी सेल्स के ज़रिए से दिया जाता है ह्यूमोरल रिस्पांस, क्योंकि बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स जनरेट करेंगे और प्लाज्मा सेल्स अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ यानी प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज़ करेंगे और इस तरह से उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। दूसरे हमारे पास हैं टी सेल्स। अब टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है उसको हम बेसिकली जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। सेल मीडिएटेड का मतलब क्या है कि हर जो टी सेल है वो डायरेक्टली अटैकिंग एंटीजन है उसके पास जाकर उसको अटैक करेगा, इसलिए हम उसको सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। T cells do not secrete any antibodies. Instead, they attack the host cells that have been infected by microorganisms, tissue cells transplanted from one animal to another, or cancer cells। ये जो टी सेल्स हैं इनकी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। अभी हम ये चार्ट भी देखेंगे जिसमें मुख्तलिफ तरह के ये इम्यून रिस्पॉन्सेस के ज़िम्मेदार सेल्स का बताया गया है। तो टी सेल्स बेसिकली क्या हैं, वो कोई एंटीबॉडीज़ या कोई केमिकल सब्सटेंसेस पैदा नहीं करते, बल्कि उनका काम क्या होता है कि वो डायरेक्टली अटैक करते हैं। अब अटैक किस चीज़ पे कर सकते हैं, अपने ही साथी जो बी सेल्स हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं जिन्होंने जाकर एंटीजेंस के साथ मुकाबले के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, रिसेप्टर साइट्स एक दूसरे के साथ उसको रिकग्नाइज करके अटैच हो चुके हैं दोनों सेल्स, यानी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का एक कॉम्प्लेक्स है, उसको जाकर ये घेर लेते हैं टी सेल्स और उसको वहाँ पर उसको तबाह कर देते हैं। उसके नतीजे में ना सिर्फ एंटीजन ख़त्म होती है बल्कि वो जो एंटीबॉडी क्रिएटिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं साथ साथ मुकाबले में ही। तो ये सारा काम डायरेक्टली जो अटैक करने का है दैट इज़ अबाउट टी सेल्स। टी सेल्स मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो किसी दूसरे एनिमल से ट्रांसप्लांट हुआ हुआ ऑर्गन हो, यानी एक एनिमल को दूसरे एनिमल का जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है और अगर वो उससे मैच नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो तो बेसिकली जो टिश्यू रिजेक्शन होती है वो टी सेल्स ही करते हैं। टी सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नॉन सेल्फ के तौर पर लेते हैं, यानी ये हमारा अपना कोई मॉलिक्यूल या कोई ऐसा टिश्यू नहीं है बल्कि ये बाहर से आई हुई चीज़ है। तो उसको जब वो रिकग्नाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको रिजेक्शन के तौर पर जो है वो उसको ख़त्म करने की या डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स को भी नॉन सेल्फ के तौर पर ही लिया जाता है क्योंकि ये नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स की तरह एक्ट नहीं कर रहे होते।
तो टी सेल्स का काम बेसिकली क्या है, दे अटैक होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स का मतलब क्या है, एनिमल के अपने सेल्स, वो वाले सेल्स जो कि प्लाज्मा सेल्स थे, प्लाज्मा सेल्स जिन्होंने एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीजेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, that have been infected by microorganisms, or the tissue cells transplanted from other animals, or the cancer cells. T cells, for example, helper T cells also influence the activity of other components of the immune system. यानी टी सेल्स का सिर्फ काम ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली अटैक करें, बल्कि इनका काम क्या होता है कि आसपास जितने दूसरे सेल्स मौजूद हैं इम्यून सिस्टम के, उनको भी जाकर पैगाम दे दें कि उनको भी बुला कर ले आएँ ताकि वो भी इस मुकाबले के अंदर शामिल हो जाएं। तो हेल्पर टी सेल्स ये काम करते हैं। हेल्पर का मतलब यही है कि वो ना सिर्फ खुद मुकाबला करते हैं बल्कि दूसरों को भी वो कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको भी मुकाबले के लिए बुलाया जाए। बिकॉज टी सेल्स मस्ट कम इनटू क्लोज physical contact with the foreign cells or infected cells to destroy them. This is said to be, they are said to provide cell mediated immunity. यानी टी सेल्स बजाते खुद आते हैं मुकाबला करने के लिए और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करते हैं फिजिकली, इसलिए इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम अब देखते हैं कि इम्यूनिटी जो है बेसिकली हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर दो तरह की टाइप्स आती हैं। बी सेल्स जो मीडिएट करते हैं उसको हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं, और टी सेल्स जो मीडिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।